स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ अब तक के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में भाजपा की वापसी के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर सबकी नजर। प्रवेश वर्मा समेत कई नए चुने विधायक सीएम की दौड़ में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी को दिया भरोसा, कहा नारी शक्ति को किया वादा होगा पूरा। यमुना को साफ करने के लिए हर संभव प्रयास की कही बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आगामी सप्ताह में पेश कर सकती हैं नया आयकर विधेयक। 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की लेगा जगह। मेक्सिको में बस और ट्रक की टक्कर में 41 लोगों की मौत। टक्कर के बाद बस में लगी आग, हादसे की जांच जारी। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे कटक में आज सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के आए नतीजों की खबर के साथ। जी हां, दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, जो पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी। 2 विधानसभा चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार केवल 22 सीट पर ही जीत मिली है। पिछली बार से आपने 40 सीटें गंवाई हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से, मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से और सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश सीट से हार का सामना करना पड़ा। सत्येंद्र जैन को भी हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव जीता, वहीं बाबरपुर सीट से गोपाल राय को जीत मिली है। कालकाजी सीट से जीत दर्ज करने के बाद आतिशी ने एक रोड शो भी किया। जीत के जश्न में सराबोर आतिशी कार्यकर्ताओं के साथ झूमते नाचते नजर आईं। आतिशी के जश्न पर स्वाति मालीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है। पार्टी हार गई, सब बड़े नेता हार गए और आतिशी मार लेना ऐसे जश्न मना रही हैं। तो ये तो हुई कल आए नतीजों से जुड़ी हुई खबर की बात, लेकिन एक बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा देते हैं। जी हां, दिल्ली की सीएम यानी कि आतिशी मारलेना आज इस्तीफा देंगी। एलजी सचिवालय जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगी। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना इस्तीफा सौंपेंगी, एलजी सचिवालय जाएंगी और वो अपना इस्तीफा एलजी को सौंपेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जिस तरह से सफाया हुआ है, उसके बाद जिस तरह से जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो दिल्ली की सीएम अब आतिशी आज इस्तीफा अपना सौंपेंगी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एलजी सचिवालय जाकर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगी, एलजी को अपना इस्तीफा सौंपेंगी और इस तरह से वो अपने अब तक के मुख्यमंत्री पद से मुक्त होंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में साफ हुई आम आदमी पार्टी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना आज अपना इस्तीफा एलजी को सौंपेंगी। एलजी सचिवालय जाएंगी और वो अपना इस्तीफा सौंपेंगी। जिस तरह से कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद से अब कौन होगा मुख्यमंत्री, उसको लेकर के भी गहमागहमी तेज हो गई है। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल आतिशी ने अपनी जीत के बाद जश्न मनाया, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए आज वो एलजी को इस्तीफा देंगी और आज वो सचिवालय पहुंचेंगी। एलजी सचिवालय जाएंगी और अपना इस्तीफा सौंपेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जिस तरह से सफाया हुआ है और उसके बाद अब आतिशी मारलेना अपना इस्तीफा सौंपेंगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना इस्तीफा सौंपेंगी। एलजी को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए वो जाएंगी, एलजी सचिवालय जाएंगी और वहां जाकर के अपना इस्तीफा सौंपेंगी। देखा हमने कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का सफाया होता हुआ नजर आया। बेहद ही कम सीटों पर सिमट कर रह गई आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया है। दिल्ली के दिल पर राज करती हुई भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली का कमल खिला है और आतिशी मारलेना आज एलजी सचिवालय जाएंगी और अपना इस्तीफा सौंपेंगी। ये एक प्रक्रिया होती है चुनाव के बाद।
नए मुख्यमंत्री पद की शपथ विधि और उससे पहले वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी अपना इस्तीफा सौंपेंगी। ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव को ग्राउंड जीरो से कवर कर रहे थे। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, हलचल तेज हो गई है आम आदमी पार्टी का सफाया होता हुआ। कल हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कमल खिलाया वो भी हमने देखा, और अब आतिशी मार्लेना आज एलजी सचिवालय जाएंगी, अपना इस्तीफा सौंपेंगी। इसके बाद की कवायद किस तरह से होती हुई होगी? देखिए संध्या, आम आदमी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 3 शब्दों को अगर आप कल के सुने, जिसमें अहंकार, उन्होंने कहा आपदा, और उन्होंने कहा कि किस तरह से जो आक्रामक नीतियां जो इनकी थी वो इनको कहीं ना कहीं ले डूबी थी। और उसी की वजह से पहले अपडेट कर दूं कि आज मुख्यमंत्री हार के बाद सबसे पहले आतिशी मार्लेना से थोड़ी देर में यानी कि 11 बजे जो है एलजी विनय सक्सेना से मिलने वाली हैं और विनय सक्सेना से मिलकर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगी। ये तो पहली खबर। एक दूसरी खबर और बता दूं मैं आपको, जो बहुत बड़ी खबर हो सकती है कि जिस तरह से कल इनकी हार हुई उसके बाद से जो घोटाले आम आदमी पार्टी की सरकार में लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि इनकी सरकार में कई बड़े घोटाले हुए हैं और जिसमें कैट की रिपोर्ट शामिल है। तो कल जो रात को करीब 12 बजे जो सचिवालय है, ये मेरे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली सचिवालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ना कोई आम आदमी पार्टी का मंत्री, आप विधायक, जो विधायक है आप मुख्यमंत्री, कोई भी इस वक्त अब आज के समय में जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता एलजी से मिलेंगे, लेकिन सचिवालय के अंदर किसी भी तरह से जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि हार के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उन भ्रष्टाचार की फाइलों को छुपा सकती है, उनको किसी तरह से बदल सकती है। तो एक बहुत बड़ी खबर और एक बड़ी कवायद एलजी सचिवालय की तरफ से कल रात को मेरे सूत्रों ने पुष्टि की है कि उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया सचिवालय को, और इसलिए आज का जो समय है ये मुकर्रर हुआ था 11 बजे आतिशी जाएंगी, अपना इस्तीफा देंगी और विपक्ष की भूमिका के तौर पर अब आगे से जब गठन होगा सरकार का तो निभाएंगी। ये तो संध्या है एक बात। नंबर 2, अब हम हार के कारणों का आकलन करें तो देखिए इनका जो घमंड था, यानी कि इनकी जो नीतियां थी, आप याद करिए 2012 का अन्ना मूवमेंट, जिससे निकल के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग राजनीति में आए और इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, हम आम आदमी की तरह दिखेंगे, हम आम आदमी की तरह चलेंगे और आम आदमी की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन आप देखिए 2013 में इनकी सरकार बनती है, वो लिहाजा ज्यादा दिन नहीं चली, 28 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, 11 जीती और 49 दिन चल पाई। लेकिन 2015 और 2020 की राजनीति, ये 10 सालों का अगर मार्जिन देखे संध्या, तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर था। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो कहते थे अन्ना मूवमेंट पे कि शीला दीक्षित के घर में कितने एसी हैं और आज शीश महल बनवा के बैठे हुए थे। आपने कभी ये सोचा ही नहीं, इतने सारे घोटालों की लिस्ट आपके ऊपर, अगर आप जांच होगी आगे जब नई सरकार बनेगी और जांच होगी तो आप देखिएगा कि लगातार ये घोटाले जो है खोलेंगे। और जो कैग ने जो रिपोर्ट दी, देखिए कैग इतनी बड़ी वित्तीय संस्थान है जो किसी भी सचिवालय, किसी भी चीज की जांच कर सकती है जो पब्लिक डोमेन में रखनी पड़ती है और विधानसभा में उसकी रिपोर्ट को टेबल करनी पड़ती है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम सबसे पहले कैग की रिपोर्ट टेबल करेंगे विधानसभा में, और जो फैसले, जो संकल्प पत्र में हमने घोषणा की है, जो वादे किए दिल्ली की जनता से, हम दिल्ली की जनता को देंगे। तो आखिर क्या वजह है, आप क्या छुपा रहे थे? तो एक बड़े सवाल पैदा होते संध्या, और यहां से आम आदमी पार्टी का सबसे मुश्किल दौर प्रारंभ हो गया है। और इसे यूं कहें कि आम आदमी पार्टी पतन की ओर जा रही है, तो ये कहना भी गलत नहीं हुआ संध्या। बिल्कुल बिल्कुल अमरेंद्र, आम आदमी पार्टी जो है वो पतन की ओर तो साफ तौर पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार पर शिष्टाचार की जीत भी साफ तौर पर नजर आ रही है। अमरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का उनके पैतृक गांव मुंडका पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुंडका में उन्होंने दादा भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को मात दी है। तो अपने पैतृक गांव पहुंचे। जीतने के बाद प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे और जीत का सेहरा अपने सिर बांधा और उसके बाद मंदिर में पहुंचे, अपने पैतृक गांव पहुंचे।
पूजा अर्चना की। मैं पूरी भारी दिल्ली को, सारे गांव देहात को हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई और हमारी सरकार बनी है। ये सरकार दिल्ली देहात के लिए अच्छा काम करेगी, पूरी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी, सारी कॉलोनियों के लिए। जो भी काम हमारे नेता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे रह गए थे, जो उनके सपने थे, वो सारे कामों को पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली में लेकर आएंगे। बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। मेरे गांव का हमेशा बहुत आशीर्वाद रहता है। आपने मेरे चुनाव में भी आकर काम किया, उसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली को एक बहुत ही सुंदर राजधानी बनाएंगे, ऐसी राजधानी बनाएंगे जिसको हम सभी पर गर्व हो। तो दिल्ली को एक सुंदर राजधानी बनाएंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रवेश वर्मा को अभी आप सुन रहे थे। और भी ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज क्या कुछ हलचल भारतीय जनता पार्टी में है, ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता से। निशांत राय, आपसे जानना चाहेंगे, आज गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं और भी किस तरह के डेवलपमेंट आज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है उसके बाद अब सभी की निगाहें हैं कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, बिल्कुल बीजेपी में ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और आज जब बैठक है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ, तो हो सकता है कि उसमें दिल्ली को लेकर चर्चा की जाए। उम्मीद की जा रही है, चूंकि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, उसमें पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पर्यवेक्षक फिर विधायकों के पास जाएंगे और विधायकों के साथ जब बैठक होगी, बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम तय किया जाएगा। आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि दिल्ली में जो पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था और जो पार्टी की भविष्य में रहने वाली रणनीति है, उस पर विचार किया जाए कि किस तरीके से जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी उसको लेकर आगे चला जाए और जो वादे जनता से किए गए थे, किन किन वादों को पहले प्राथमिकता दी जाए। और पहली कैबिनेट में जैसे कि कहा गया था, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करना, इसके अलावा यमुना की सफाई, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। उसको लेकर बीजेपी एक तरीके से आज रणनीति बनाएगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि रणनीति में माहिर माने जाते हैं और बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, उनके आवाज पर यह बैठक होनी है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हो सकते हैं, संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत तमाम लोग पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है सरकार बनने के बाद से इस पर मंथन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर क्या कुछ रणनीति होगी वो देखना होगा, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक प्रचंड जीत हासिल की और उसके बाद अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। हमारे संवाददाता निशांत भी बता रहे हैं कि आज बेहद ही महत्वपूर्ण एक बैठक भी होने वाली है। आपसे जानना चाहेंगे कि वो विधायक जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में, कौन कौन से ऐसे विधायक हो सकते हैं मुख्यमंत्री के अलावा जो इस पूरी दौड़ में, इस पूरी रेस में शामिल हो सकते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं, किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो जनता के सामने आएंगे, क्योंकि जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, 27 साल बाद जो भारतीय जनता पार्टी को ये प्रचंड बहुमत मिला है दिल्ली में, इसकी साफ तौर पर जो है एक एरे ऑफ जो लीडर्स है वो सामने निकल कर आए हैं। चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे आशीष सूद हो, बड़े पंजाबी नेता प्रवेश वर्मा एक ग्रामीण और जाट नेता के तौर पर सामने आए हैं। शिखा वर्मा जो है, शिखा राय जो है, वो भाजपा की महिला बड़े नेता के रूप में सामने आई है। कई ऐसे नेता हैं, देखिए, जिनको की प्रोजेक्ट किया होता है, लेकिन भाजपा में इस प्रकार का जो है मुख्यमंत्री को जो है आला कमान तय करता है कि कौन किसे ये दायित्व दिया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता जो इतने लंबे समय से कोशिश कर रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो, पर्यावरण पे काम हो, या फिर जो यमुना नदी जिसे कि कई दशकों से जो है साफ करने की बातें की जा रही हैं,
उस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा था। और जिस प्रकार से हमने देखा पिछले 10 साल जो गुजरे हैं दिल्ली में कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच हमेशा टसल रही है, हर मुद्दों पर राजनीतिक जो है वो विवाद बनते रहे हैं। ऐसे में जहां तक दिल्ली के की बात है, कल ही प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सुशासन के लिए दिल्ली को अब जाना जाएगा। यहाँ पर वो सारे जो है जो काम रुके हुए थे वो होंगे। और सबसे अहम बात, यहाँ पर जो केंद्रीय योजनाएं जो अब तक नहीं लागू हो पा रही थी, दिल्ली जो है मध्यम वर्गीय शहर है, यहाँ पे मिडिल क्लास की जो है संख्या ज्यादा है, वर्किंग क्लास लोग रहते हैं, नौकरी पेशा लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले 10 साल से अटल आयुष्मान जो ग्रामीण जो शहरी ग्रामीण लोग गरीब लोग हैं वहां तक जो है उनको जो है उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, चाहे वो अटल आयुष्मान योजना हो, हर घर जल योजना हो, इस प्रकार की तमाम, और चाहे जो लोन्स की जो स्कीम है प्रधानमंत्री की तरफ से स्वनिधि हो, तमाम जो योजनाएं थी उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था। वो सब जो है अब भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है, जो भी इसका मुखिया होगा, जो भी चेहरे होंगे, जो भी मंत्री पद में होंगे, उनका दायित्व ये होगा कि केंद्रीय योजनाओं को जो है बहुत तेजी से जो है आम लोगों तक पहुंचाया जाए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले ही हमने देखा था कि दिल्ली में झुग्गियों की जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के फ्लैट जो आवंटित किए थे शहरी गरीबों को, झुग्गी में रहने वाले लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सरकार की हमेशा योजना थी कि भारत जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली का डेवलपमेंट जो ऐसा होना चाहिए जो उसके विकसित भारत के जो मॉडल है उसकी प्रतिबिंब हो, उसका एक रिफ्लेक्शन हो। दिल्ली में हमने देखा कि लगातार कच्ची कॉलोनियां, झुग्गी झोपड़ियों की जो तादाद बढ़ती जा रही थी। ऐसे में ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि आने वाले जो अब गवर्नमेंट है भाजपा की, वो जो कि एक मॉडल रखना चाह रहे थे कि डेवलप रखेंगे और कच्ची कॉलोनियां और झुग्गी झोपड़ियों से निजात दिलाएंगे, उस पर भी हमें अमल होते हुए नजर जो है हम देखेंगे आने वाले साल में। तो बहुत बड़ा ये बदलाव होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आम लोगों को जो है इससे सहूलियत मिलने वाली है, आम लोगों को जो है ज्यादा फायदा होने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। निशांत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमरेंद्र गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा था कि ये तुष्टीकरण पर संतुष्टीकरण की जीत है और देखना होगा कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बैठकों का दौर भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आतिशी मार्लेना आज जाएंगी एलजी को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शहर में मेट्रो सेवाओं के लिए टिकट किराया 50% बढ़ाकर 60 रुपए से 90 रुपए कर दिया है। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। बीएमआरसीएल ने पिक और नॉन पिक आवर्स के लिए अलग अलग टैरिफ पेश किए हैं। न्यूनतम किराया 0 से 2 किलोमीटर तक 10 रुपए ही रहेगा, जबकि दूसरे स्टेज यानी कि 2 से 4 किलोमीटर का किराया 15 से बढ़ाकर 20 रुपए हो गया है। 30 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए किराया 90 रुपए है, जबकि स्मार्ट कार्ड यूजर्स को किराए में 5% की छूट का लाभ मिलेगा। किराए को बढ़ाने का फैसला किराया तय करने वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। और आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि वे आने वाले सप्ताह में लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश कर सकती हैं। ये विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा। राज्यसभा में पेश होने के बाद विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार जुलाई 2024 के बजट में आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने आयकर कानून की समीक्षा पर गौर करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति गठित की थी। नए आयकर अधिनियम से विवाद और मुकदमे कम होंगे।
Used in the Lok Sabha in the coming week. Post that, it will go to a committee. And as you know the process is, the committee gives its recommendation, it comes back, and then the government through the cabinet takes a call whether these amendments are to be taken in or some of them or more need to be added. It's only after that it again goes to the parliament. So once the parliament after that passes it is when we'll decide on when best to roll it out from. So although you're asking me a question of when will it roll out, I still have 3 critical stages to pass through. वहीं जम्मू कश्मीर में डोडा के लाल द्रमन में शीतकालीन महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर से आए पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बर्फ से ढकी वादियों के बीच इस कार्यक्रम का उद्घाटन मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार ने किया। स्थानीय स्वयंसेवी संगठन तेजस एक पहल के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में पारंपरिक विरासत, लोक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया गया। उत्सव के प्रमुख आकर्षणों में बर्फ की गतिविधियां और पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेल रहे, जिन्होंने युवाओं को खासा आकर्षित किया। कभी आतंकी गतिविधियों के कारण चर्चा में रहने वाला ये इलाका प्रशासन के लगातार प्रयासों और स्थानीय निवासियों के सहयोग से एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र में बदल गया है, जो क्षेत्र में शांति और विकास का प्रतीक है। इस उत्सव ने न केवल पर्यटन को बढ़ावा दिया, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंकने का काम किया, जिससे निवासियों में खुशी और उत्साह है। जहां पर्यटक इस आयोजन से उत्साहित हैं, वहीं संभागीय आयुक्त रमेश कुमार का कहना है कि प्रशासन डोडा में अन्य छिपे हुए पर्यटन स्थलों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कर रहे हैं हम बच्चे यहाँ पे देखो कितने दूर दूर से आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लाल द्रमन एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। कई बार लोगों को इमरजेंसी की वजह से जो पीछे थोड़ी बहुत गतिविधियां हुई थी, उस वजह से लगता है कि लाल द्रमन में थोड़ा सा कुछ मूवमेंट वहाँ पे होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। टूरिज्म को लाया जाए और यहाँ के टूरिज्म में देखोगे आप तो इसमें समर और विंटर के दोनों डेस्टिनेशन है। उसके साथ में रिलीजियस भी है, जो कि किश्तवाड़ की तरफ है या इस तरफ है, जो यात्राएं भी होती है। तो उसका एक प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि उसको किसी तरीके से अच्छे ढंग से एक्सप्लोर किया जाए, टूरिस्ट को अच्छी सुविधाएं दी जाएं, जिससे यहाँ लाया जाए। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लाल दमन में विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों पर्यटक और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। बर्फ से ढकी इस खूबसूरत स्थल पर पारंपरिक लोकगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता ने समा बांध दिया गया। दूरदर्शन समाचार के लिए अर्पण कुमार, डोडा से। बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा की। जी हां, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्रों और अध्यापकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। फलौदी जिले के सरकारी विद्यालयों में भी प्रधानमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनोडिया के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने कार्यक्रम को देखने से पहले अपने विचार साझा किए और इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करवाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। नरेंद्र मोदी का बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ, जिन्होंने परीक्षा के इस कार्यक्रम को चलाया है और मैं इस कार्यक्रम में कल शामिल होंगी। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं उन्हें इस कार्यक्रम के लिए अपना आभार प्रकट करती हूँ। परीक्षा पर चर्चा इसमें मैं कल शामिल होऊंगा तथा हमारे विद्यार्थी, स्कूल के विद्यार्थी सभी शामिल होंगे। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है परीक्षा पर। इसे परीक्षा के दिनों में मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, मुझे आशा है इसकी। और मैं इस पहल के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। जब मैं क्लास 10 में था तो मैं पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा से जुड़ा था और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, मोटिवेशन से मुझे बहुत मतलब सहायता हुई थी क्लास 10 के एग्ज़ाम में। अब हमें बताते हैं, सलाह देते हैं, वे हमारे अभिभावक की तरह हमसे जुड़े महसूस करते हैं। आज मैं ही नहीं, भारत के हजारों लाखों बच्चे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए महसूस करते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हमें इतनी ज़्यादा मोटिवेशन देने के लिए और हमें इतना महत्वपूर्ण मानने के लिए आपका धन्यवाद। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मैं ऑनलाइन कल शामिल होऊंगा कि माननीय प्रधानमंत्री इस योजना में जो हमें मोटिवेशन देते हैं, उसकी वजह से हमारे बोर्ड परीक्षाओं में भी हमें मदद मिलती है। लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तथा वे सभी उनकी तरफ से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कल होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में
कनोडिया प्रवितान स्कूल के कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। सारे बच्चे ऑनलाइन रूप से वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। परीक्षा के दिनों में होने वाले स्ट्रेस और पढ़ाई को लेकर कैसे मैनेज किया जाए, उन सब चीज़ों के बारे में उनसे लाभान्वित होते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। हर वर्ष की बात इस बार भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा में जो होने वाली जो सावधानियां कैसी रखी जाए, उनको मोटिवेशन कैसे किया जाए, उसके बारे में वो बताएंगे। तो आमतौर पे सभी बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद। तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर के छात्रों, अभिभावकों और साथ ही साथ प्राध्यापकों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों का रुख करते हैं खेल से जुड़ी हुई खबर की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें कटक के बाराबाती स्टेडियम में आमने सामने होंगी। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। नागपुर में खेले गए पहले वनडे में भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज करके 3 मैच की सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल की है और उसका लक्ष्य अपना विजय अभियान जारी रखकर सीरीज जीतने पर होगा। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।